एक 8 साल की उम्र के लड़के ने एक सपना देखा था कि वो अपनी 30 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनेगा। तभी उसने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, जिसका मतलब है 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में एक तरीका था पिनबॉल मशीन खरीदने का, जो उस लड़के को बहुत पसंद आया और उसने पिनबॉल मशीन से $1000 कमाने का सोचा। उस लड़के ने अपने एक दोस्त की मदद से एक पुरानी सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदी और एक नाई की दुकान पर गया। लड़के ने उस नाई से कहा, मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाया हूँ जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, ना ही इसमें आपका कोई रिस्क है। आपको बस ये पिनबॉल मशीन अपनी दुकान पर रखनी है, जिससे कोई भी कस्टमर जो आपके यहाँ बाल कटवाने आता है और वेट करता है, वो उस टाइम में इस मशीन में कॉइन डालकर गेम्स खेल सकता है। पूरे दिन में जितनी भी कमाई होगी हम उसका आधा आधा बांट लेंगे। उस नाई को इस प्रपोजल में अपना प्रॉफिट दिखा और उसको लगा मैंने इसमें कुछ करना तो है नहीं, बल्कि मुझे रखने के ही पैसे मिल रहे हैं, तो वो मान गया। इस तरह उस लड़के ने बहुत सारे सैलून्स पे अलग अलग पिनबॉल मशीन लगाई और $12000 तक कमाए। फ्रेंड्स, ये लड़का खुद कहता था कि मैं हमेशा से जानता हूँ कि मैं अमीर होने जा रहा हूँ। मुझे कभी भी 1 मिनट के लिए इस बात पर शक नहीं हुआ। ये शब्द उस लड़के ने कहे हैं जो आज वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन में आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वॉरेन बफेट के बारे में, जिनको स्टॉक मार्केट का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया से $85 बिलियन कमाए हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम वॉरेन बफेट बन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम या आप नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद उस काम के लिए हार ना मान लें। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को जानें, उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करें, तो आप भी ज़रूर अमीर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट की कहानी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में यूएस में नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हॉवर्ड बफेट और उनकी माता का नाम लीला था। वॉरेन बफेट 3 भाई बहन हैं, जिसमें वो अकेले भाई हैं और उनकी 2 बहनें हैं। उनके पिता स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में नौकरी करते थे। नौकरी के दौरान उन्होंने कुछ सेविंग्स भी की थी, जिससे उन्होंने बाद में खुद की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी स्टार्ट की थी। वो वॉरेन बफेट के अंदर बचपन से ही बिजनेस करने की रुचि थी, मानो जैसे उन्हें बिजनेस करने की कला विरासत में मिली हो। 7 से 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया था, जैसे कि घर घर जाकर मैगजीन और न्यूज़पेपर बेचना, कोका कोला ड्रिंक बेचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार थी, लेकिन फिर भी उन्हें छोटे मोटे बिजनेस करना अच्छा लगता था। इन छोटे छोटे बिजनेस से वॉरेन बफेट ने कुछ सेविंग्स भी की थी, जिससे उन्होंने 40 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी सिर्फ 14 साल की उम्र में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यानी सबसे पहला शेयर सिटी सर्विस कंपनी का खरीदा, जिसमें इनके और इनकी बहन दोनों की इन्वेस्टमेंट थी, और इन्होंने इस कंपनी का शेयर $38 में खरीदा। वॉरेन बफेट के इन्वेस्ट करते ही इस कंपनी का शेयर नीचे आ गया $29 पे। फिर कुछ टाइम बाद ये शेयर वापस ऊपर आ गया $40 पे। तब वॉरेन बफेट ने इसे बेच दिया। बाद में सिटी सर्विस कंपनी का शेयर प्राइस $200 तक पहुंच गया। तब उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोच लिया कि वो कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली गलती से सीखा है कि शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बचपन में वो जो वॉशिंगटन पोस्ट के न्यूज़पेपर बेचते थे, कोका कोला की बॉटल्स बेचते थे और रिगली च्युइंगम बेचते थे, तो उन्हें उनके बिजनेस की अच्छी जानकारी थी
उनके मैनेजमेंट और उनकी सेल्स की अच्छी जानकारी थी। तो यही सब सोचकर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोका कोला के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जिसको उन्होंने आज तक होल्ड कर रखा है। वॉरेन बफेट ने 4 साल तक अपने पिता की कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेल्समैन के रूप में काम किया और पिता की कंपनी में काम करने से पहले तक वो $10,000 तक सेव कर चुके थे। फिर 1954 में वॉरेन बफेट ने $12,000 से बेंजामिन ग्राहम के साथ पार्टनरशिप करी। बेंजामिन ग्राहम को वो अपना इन्वेस्टमेंट गुरु भी मानते थे। 1956 में बेंजामिन ग्राहम रिटायर हुए और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी, पर तब तक वॉरेन बफेट ने सेविंग्स करके काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया और 10 सालों में वो 7 कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। 1962 तक वॉरेन बफेट की गिनती मिलेनियर्स में हो गई थी। फिर उन्होंने अपनी सारी पार्टनरशिप को मर्ज कर दिया था और एक टेक्सटाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। वो बहुत शिद्दत से बर्कशायर हाथवे के शेयर में इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने इस कंपनी पर पूरा कंट्रोल ले लिया था। फिर उन्होंने इस बिजनेस को भी इंश्योरेंस में शिफ्ट कर दिया। बर्कशायर हाथवे ने 1987 में सोलोमन इंश्योरेंस में 12% का स्टेक परचेज किया, जिससे वो इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और बफेट इस कंपनी के डायरेक्टर बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो इस कंपनी के चेयरमैन के रूप में जाने गए। इन्होंने कोका कोला कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट किया, जिसमें इन्होंने 7% की हिस्सेदारी ले रखी थी, जो आगे चलकर बर्कशायर की बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर के नाम से जानी गई। 2008 में वॉरेन बफेट दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी के रूप में जाने गए, जिनकी टोटल नेटवर्थ $62 बिलियन की थी। दोस्तों, ये थी उनके बचपन से चल रहे संघर्ष की कहानी। वॉरेन बफेट ने सिक्योरिटी एनालिसिस की बुक में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड के बारे में पढ़ा, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, जहां उन्होंने उनसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। 2008 में उन्होंने पिछले 13 सालों से बरकरार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को पीछे छोड़ा और वो खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वॉरेन बफेट ने ऐसे कौन कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो किए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज पे फोकस किया कि वो इतने सक्सेस हो गए। तो उनका पहला रूल था क्रिएट पैसिव इनकम। आम लोग सिर्फ एक ही काम यानी नौकरी से जुड़े होते हैं, इसी कारण उनकी सैलरी का मेन पोर्शन मंथ के फर्स्ट वीक में ही खर्च हो जाता है और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार होता है। आज की महंगाई के टाइम में अगर एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो तो पैसिव इनकम अच्छी हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आज किसी भी रीजन से हमारी सैलरी नहीं आती, तब भी हमारे पास इनकम आएगी। ऐसे तरीके या ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जिससे हमें एक्स्ट्रा इनकम मिले, जैसे कि रेंट आना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड आना या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि ब्लॉग, यूट्यूब एटसेट्रा। दूसरा गोल्डन रूल है बोरो वाइजली इफ एट ऑल। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स या ईएमआईज हमें प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो अगर आप स्मार्टली काम करते हैं तो आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उधार भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि गुड डेट्स और बैड डेट्स। गुड डेट्स वो होते हैं जिसमें आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। इनसे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता है और ग्रोथ भी मिलती है। अब बात करते हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स वो होते हैं जिसमें फ्यूचर में आपको कोई फायदा नहीं होता, जैसे कि लोन या ईएमआई पर आप कोई महंगा फ़ोन या फिर कोई महंगा एलईडी लेते हैं, तो आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, बल्कि इसकी मेंटेनेंस पर भी आपको खर्चा करना होगा। इसलिए बैड डेट से दूर रहना चाहिए और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। थर्ड, हम बात करते हैं इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म की। हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में जितने रिटर्न्स नहीं कमा पाते, उससे ज़्यादा रिटर्न्स हम अपनी इन्वेस्टमेंट में 10 सालों में कमा लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपाउंडिंग बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म में डाल दिया है।
वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का 99% अपने 50th बर्थडे के बाद कमाया। अपने 50th बर्थडे पे बफेट 300 मिलियन के मालिक बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा था, इसलिए उन्हें फ्यूचर में बहुत फायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, इसमें रिस्क भी कम होता है और आपको फ्यूचर में फिक्स रिटर्न्स भी मिलते हैं। लास्ट गोल्डन रूल की बात करते हैं, जो है सेव फ्रॉम द टॉप एंड स्पेंड वाइजली। वॉरेन बफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद सेव करने से अच्छा है कि हम पहले सेव करें और उसके बाद खर्च करें। बेहतर और अच्छे फ्यूचर के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ्यूचर इमरजेंसी के लिए भी सेव नहीं करते। अगर आप अपनी पूरी सैलरी घर का रेंट, बिल्स, EMI, इंटरेस्ट पे करने में ही खर्च कर देंगे तो सेव क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, हमें अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा में सेविंग करनी चाहिए और बचे हुए हिस्से से अपने खर्चे पूरे करने चाहिए और हमें अपने खर्चे भी कम करने चाहिए। बेसिकली हमें फिजूल खर्चों से दूर रहना चाहिए। अगर हम वॉरेन बफेट को ही देखते हैं तो वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो बात करने के लिए भी एक नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हैं। वो आज भी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। उन्होंने अपने लिए कोई ड्राइवर भी नहीं रखा। फ्रेंड्स, इतने अमीर होने के बावजूद भी वो अपनी इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं। वो कहते हैं कि आप सिर्फ ज़रूरतों की चीज़ें को ही खरीदें और फिजूल खर्चों से बचें। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉरेन बफेट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें 8010926281 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग, कीप वॉचिंग।